नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आपका दक्षिणा ई क्लासरूम में। हम लोग बात कर रहे थे डिस्कशन की। डिस्कशन में एससी वर्मा के डिस्कशन में अगर बात करें तो अपन शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, सॉल्व एग्जांपल, वर्कड आउट एग्जांपल, यूनिट एंड डायमेंशन कर देख चुके थे। एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। एक्सरसाइज पे इस पे कितने सवाल? 19 सवाल होंगे। हाँ, 19 सवाल है, तो वही रफ्तार से 1 बाय 1 करके अपन इन सवालों को देखते हैं। आप पूरी ईमानदारी से इन सवालों को पहले सॉल्व कीजिए। एक बार नहीं होने पे दोबारा एक बार उस पर ट्राई कीजिए, है ना। एक दो बार ट्राई करेंगे, फिर से अगर नहीं हो रहा होगा तब जाके आप जो है इसके सॉल्यूशन को देखिएगा और फिर पता कीजिए कि ऐसी क्या चीज थी जहां पे आप मतलब जो है नहीं कर पाए, है ना। तो आपको करस्पॉन्डिंग चीज पता लग जाएगी कि कौन सी चीज या किस कॉन्सेप्ट में आपसे थोड़ी सी कमी रह गई है ना। यही सही तरीका। ऐसा नहीं है कि भाई साहब एक साइड जो है आप बुक खोल लीजिए, क्वेश्चन देखा और इधर से सॉल्यूशन देखा। ये बिल्कुल भी फिजिक्स में काम की चीज नहीं है। ऐसा नहीं है ना, हमको याद कर थोड़ी कर रहे हैं कि इसका कलर ये होता है, देख लिया याद कर लिया, ऐसा नहीं। कॉन्सेप्ट आपने बहुत छोटा सा मतलब जो लेक्चर है उसमें अपन ने देख लिए थे, उतनी बात है पूरी यूनिट एंड डायमेंशन में। अब सवाल तो अनंत हो सकते हैं ना, तो फिर आप सवालों को ट्राई कीजिएगा एक बार दो बार, जब तेरे से हो जाएगा ना, अपने से होगा तो खुशी अलग टाइप की होती है। और उसके बाद में अगर 2-3 बार ट्राई करने के बाद में तू सॉल्यूशन देखेगा ना, तो तेरे को समझ में आएगा कि हाँ कौन सी वो चीज थी जिसपे तू थोड़ा सा लेक कर रहा था, है ना। तो ये बिल्कुल तेरे समझ में, ये मतलब जो है हर चैप्टर के लिए कॉमन बात है। कभी भी डायरेक्टली ऐसा नहीं कि सवाल देखा और सॉल्यूशन देख लिया, बिल्कुल नहीं देखना है ऐसा। अगर ऐसा होता तो एससी वर्मा साहब जिन्होंने ये बुक लिखी है वो अपना सॉल्यूशन भी निकाल लिए होते हैं, है कि नहीं। उन्होंने सॉल्यूशन तक निकालने से मना किया है कि भाई इसका आप अच्छा एफर्ट मारे और पीछे आंसर दिया हुआ है कि नहीं। खैर कोई बात नहीं, अपन इसके सवालों के डिस्कशन पे पढ़ते हैं। पहला सवाल, एक्सरसाइज का पहला सवाल फाइंड द डायमेंशन ऑफ। ऐसा सवाल आपसे पूछा है। ए पार्ट में आपसे पूछा है कि डायमेंशन किस आइटम की आपसे पूछी गई है। पहले सवाल का ए पार्ट पूछ रहा है लीनियर मोमेंटम के बारे में। कक्षा 9 में भी हमने पढ़ा है कि पी की वैल्यू क्या होती है, P = mv। ये पढ़ा के भी आपने, P = mv। मैं ऐसे ये तीर लगा रहा हूं, ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तू सीख जाएगा। मतलब नेक्स्ट वाले जब लेक्चर में जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स में, तो तू ये सीख जाएगा कि ये वेक्टर क्या होता है। खैर m × v तो जानता है ना, लीनियर मोमेंटम, है ना। चलिए भाई साहब, तो अपने को क्या चाहिए, P का डायमेंशन चाहिए। m का क्या हो जाएगा, m हो गया है ना। v क्या है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये तेरे लिए क्या हो गया है, mlt-1। पार्ट 1 हो गया भाई साहब। बी में तुमसे पूछा है फ्रीक्वेंसी। बी में फ्रीक्वेंसी पूछा है, क्या होती है, 1 टाइम पीरियड होती है कि नहीं होती। फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड, है कि नहीं। पर टाइम पीरियड तो टाइम है, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, t-1, m0 l0 t-1। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तीसरा पूछ रहा है, सी में तुमसे पूछा है, किसका पूछा है, प्रेशर का पूछा है ना। प्रेशर क्या होता है, अगर तेरे को थोड़ा बहुत याद हो, कभी जिंदगी में पढ़ा हो, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है कि नहीं है। फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का क्या होता है, प्रेशर की अगर डायमेंशन निकालनी होगी तो फोर्स की होगी mlt-2। ये तेरे को याद होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय एरिया, जो कि लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, l² आएगा कि नहीं आएगा। एक l से एक l कट गया, तो ये आइटम क्या हो गया है, ये l ऊपर चला गया, तो ml-1 t⁻², ml-1 t⁻²। तो ये पहला वाला सवाल तुमसे हो गया है, पक्का हो गया होगा ये सबसे। दूसरे पे बढ़ो। दूसरे पे तुमसे पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ। पहला आइटम है एंगुलर वेलोसिटी। पहला क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। मिटने का क्या करते हैं, चलिए दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरे का पहला वाला पार्ट है एंगुलर वेलोसिटी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तूने अगर कभी नहीं सुना है, अब सुन ले। कभी नहीं सुना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी सुनिए, वैसे ही एक आइटम होता है एंगुलर वेलोसिटी। वैसे तो बहुत डेप्थ में पढ़ेगा ये, वो उतनी मीटर पर सेकेंड, ये होगी रेडियन पर सेकेंड, है ना। मतलब कुछ ऐसे घूमने वाली बातें होगी, धीरे धीरे तो आगे जाएगा, सर्कुलर वगैरह में पढ़ेगा, है कि नहीं यार। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। इसका पूछा है। वैसे अगर तुम्हें पता हो टाइम पीरियड होता है 2π/ω, है कि नहीं। और ओमेगा क्या हो जाएगा, 2π/t। ठीक है, ओमेगा की डायमेंशन अगर तुम्हें निकालनी होगी तो 1/t की डायमेंशन यानी कि t⁻⁻1। तो ओमेगा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 l0 t⁻⁻1।
है ना, बहुत ही सस्ता टाइप का था। ये कौन सा वाला पार्ट था, ये ए वाला पार्ट था। बी वाले पार्ट पे चलते हैं, कौन से वाले पे, बी वाले पे। बी वाले पे पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये होता है अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी, है ना। पर परेशान मत हो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर आप ओमेगा की हमें पता होगी, मान लो कि मतलब अगर ऐसे बात करें अपन, अल्फा हो जाएगा, एवरेज की बात करें तो डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना। अरे ये वैसे मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम से एक्सेलरेशन आता था ना, वैसे एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम से एंगुलर एक्सेलरेशन। पर बिल्कुल नहीं, सर्कुलर में जाके तो बहुत ज्यादा डेप्थ में ये सारी चीजें पढ़ने वाला है। तो ये ऐसा चैप्टर है ना, इसमें कुछ कुछ नाम आ रहे हैं तेरे से, अगर उस नाम के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तू समझ गया, 3 एप्लीकेशन समझ गया, फंडामेंटल क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्या होती है ये समझ गया, लिमिटेशन समझ गया, इतना काफी है। उससे आगे हर सवाल तुझसे होगा, क्योंकि आजकल तू फॉर्मूले जानता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा फिजिक्स में सब कुछ जान जाएगा। और जो यूनिट एंड डायमेंशन के सवाल तू ऐसे कर लेगा, मन लगा कि नहीं है। चलिए, फिर तू बोलेगा पहले क्यों पढ़ा रहे हैं, पहले इसलिए पढ़ा रहे हैं कि भाई हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं। मतलब पहले क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, हम ये तो जाहिर सी बात है लास्ट में पढ़ाना चाहिए। फिर तो पहले क्यों बता रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। जब एंगुलर वेलोसिटी बाद में बताओगे तो ये डायमेंशन पहले क्यों बोल। ऐसा इसलिए कि भाई हम इसमें यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। फिजिक्स में तो उन्हीं को पढ़ेंगे ना लाला। तो भाई जिनको मेजर करेंगे फिर उसको किस में मेजर किया जाता है, किस तरह की यूनिट्स होती है, ये सारी बातें पहले करेंगे तभी ना उसका मेजरमेंट कर पाएंगे। अब वो यूनिट, वो क्वांटिटी खूब सारी होती है, वो क्वांटिटी तो धीरे धीरे आगे फिजिक्स में आती जाएगी, इसीलिए इसको पहले पढ़ाया जाता है। इसलिए आप यूनिट एंड डायमेंशन और बेसिक मैथमेटिक्स, ये पूरा कार्यक्रम गणित का मान लीजिए, एक तरह की गणित मान लीजिए, है कि नहीं है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इनको आप कर लेंगे तो काइनेमेटिक्स आपका शुरू होगा फिजिक्स ओरिजिनल वाला, है ना। उसको पढ़ने के लिए गणित की जरूरत होती है, इसलिए इन चीजों को अपन पहले से ही जान ले रहे हैं। कहीं गणित की वजह से फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी मैथमेटिक्स की वजह से फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग मैथ पहले से ही अच्छे से कर ले रहे हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पहले पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ कुछ नाम अगर किसी प्रकार का परेशानी आए तो आप इधर देख लें, ये 100% गारंटी है। कोई सा भी नाम हो भाई साहब, जैसे जैसे आप सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे आपको हर क्वांटिटी से आप फेमिलियर हो जाएंगे, इस बात की 100% गारंटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अल्फा का निकालना होगा तो ओमेगा बाई टी हो जाएगा, और ओमेगा जो है उसका तो अभी अभी पता किया है, टी की पावर -1 डिवाइडेड बाई, फिर से ये टाइम ही है डालना, है ना। तो टाइम का टी हो गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, टी की पावर -2, टी की पावर -2। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। सी वाले पार्ट में तुमसे पूछा है टॉर्क। क्या पूछा है, टॉर्क। अब अगर टॉर्क तेरे को पता हो तो बहुत बढ़िया, नहीं पता हो परेशान मत हो। वैसे तो मतलब जो है ये आर क्रॉस एफ होगा, पता नहीं क्या होता होगा, फोर्स इनटू दूरी, ऐसा समझ तू, है कि नहीं यार, बहुत बढ़िया। तो टॉर्क का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स इनटू लेंथ है, मतलब फोर्स का क्या हो गया है, mlt -2 इनटू l कर देंगे तो ये ml² t -2। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, नहीं पता टॉर्क क्या होता है। अबे तुझे फोर्स का ज्ञान देंगे, पहले तुझे फोर्स बताएंगे क्या हो, तुझे अच्छे से ये भी नहीं पता फोर्स की क्या क्या घटनाएं करता हो, फिर पढ़ाएंगे रोटेशन में टॉर्क, पता कर लेगा तो, है ना। फोर्स का घुमाव इफेक्ट होता है, मतलब फोर्स लगाते हैं चीजें घूम जाती है, टॉर्क आता होगा, है कि नहीं है। चलिए भाई साहब, क्या अपन वो तो फिर पढ़ेंगे आज सारा कार्यक्रम, क्या अभी सीख लेंगे क्या, नहीं तो बिल्कुल ये टॉर्क की डायमेंशन अपन ने निकाल ली। और क्या पूछ रहा है जरा ध्यान से देखिए भाई, डी वाले में तुमसे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब तो बोलेगा ये क्या आइटम है भाई साहब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पता हो तो बहुत बढ़िया, ना पता हो तो और बढ़िया, है कि नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी अपन ज्ञान लेंगे, है। ये मास इनटू दूरी का स्क्वायर mr² इस फॉर्मेट में आएगा। तो डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो बेसिकली वो हो जाएगा m का m है और इसका लेंथ का l², तो ml² आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा। अगर आप 11 के छात्र हैं तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अगर आप 13 के छात्र हैं तो इतना पता होगा क्योंकि 12वीं में तुम पास हुआ है। ये पास हुआ होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम तो सुना होगा बे, हाँ भाई सुना होगा तभी ना पास हुआ होगा यार, है ना। तो इसमें परेशान होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। अच्छा आप ध्यान से देखेंगे तो सवाल में पीछे की तरफ सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। अरे आप पेज नंबर 10 पे जाएंगे तो सारा फॉर्मूला आपको दिया है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को जो है आई को आप mr² लो, क्योंकि अब जो भी आपके टेस्ट पेज में सवाल आएंगे साथ में फॉर्मूला दिया रहेगा तब तक जब तक की चीजें तुम्हें पढ़ाई नहीं जाती है। बिल्कुल इसमें कतई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले सवाल। थोड़ा सा रफ
थर्ड वाला सवाल देखते हैं। थर्ड वाले में क्या बोला, फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तू बोलेगा पता नहीं क्या है, कैसे निकालेंगे, इनको पता करना कोई टफ चीज नहीं है, क्योंकि तेरे को बोला गया है कि F = Q × E होता है। तो E अगर तेरे को पता करना होगा तो तू क्या कर देगा, F/Q कर देगा। फोर्स का क्या होता है, और F को F लेगा और Q को तू क्या लिख सकता, I = Q/T होता है ना, तो Q को क्या लिख देगा, I × T है ना। अब अगर तेरे को E का डायमेंशन पूछा होगा तो फोर्स का हो गया mlt-2, I का I लिख दे, है कि नहीं यार, वेरी गुड। और T का क्या हो गया है, T, तो ये तेरे पास हो गया है ml T⁻³ हो जाएगी I⁻⁻1। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। बी में चल, तू बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, मैंने पता है, तो 12वीं में पढ़ा होगा तूने, 11वीं का छात्र है तो बिल्कुल परेशान ना हो, बात करेंगे यार। इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड सुना था, दिखाई दिया था कभी, नहीं दिया था तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता होगा, मतलब मास के पास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, चार्जेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बस भाई मैग्नेटिक फील्ड भी होता है जब चार्ज यूनिफॉर्म रफ्तार चल रहे होते हैं, तो क्या कोई बात नहीं। अपन को पूछा है बी ऑप्शन में मैग्नेटिक फील्ड, क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड, बी का आपको डायमेंशन पूछा। अच्छा भाई साहब, फॉर्मूला दिया है, क्योंकि फॉर्मूला देने से ही आपको बोला है कि F = QVB होता है, तो हमको भाई किसका चाहिए, B का चाहिए, तो F/QV कर दूं क्या, B का डायमेंशन होगा मेरे लिए, F का डायमेंशन mlt-2, Q को मैंने लिख दिया I × T, तो I का I हो गया, T का T हो गया, V हो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो T⁻⁻1 है, तो ये L से L कट गया भाई साहब। ओहो, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये T और ये T⁻⁻1 से ये कट गया, तो बचा क्या है, m T⁻⁻2 I⁻⁻1, T⁻⁻2 I⁻⁻1। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। सी में क्या पूछा है तुमसे, सी में चलते हैं, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ना मैं, दिख तो रहा है तुम्हें, सी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परेशान मत हो, फॉर्मूला देख क्या दिया हुआ है, मैंने कहा B = क्या दिया हुआ है, μ0I/2πd, 2πa लिखा है इसने लेंथ को, 2πa। अब अगर मुझे μ0 का चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, μ0 को इधर रखूंगा, बाकी सारे रास्ते को उधर ले जाऊंगा, B × 2πa डिवाइडेड बाय I को मैंने लिख दिया Q, I को I रहने देता हूं मैं, I क्यों लिखूंगा। अब μ0 का मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, B का डायमेंशन इनटू A का डायमेंशन 2π, तो कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय I। B का डायमेंशन क्या होगा, अभी निकाला ना m, अरे पिछले वाले में B का डायमेंशन निकाला था ना, उसको यहां यूज कर लो, m T⁻⁻2 I⁻⁻1 इनटू A लेंथ है तो L आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, I, जो कि क्या है, I हो गया। क्या आंसर आ गया है ये, T⁻⁻2, और ये ऊपर जाके I की पावर क्या हो जाएगा, -2, और L एक L है, तो mlt-2 I⁻⁻1। ठीक है, ठीक, चलिए भाई साहब, -2 है, तो μ0 की डायमेंशन आ गई, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा अपने को, बहुत शानदार। ओहो, ये तीसरा था, बढ़ते हैं आगे चौथे सवाल पे। देखा एक ख्वाब तो ये चलिए पूजा भाई, चलिए भाई साहब, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ए, पी के बारे में पूछा है ना। अब तू बोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अबे तू क्यों परेशान हो रहा है, तेरे को दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, Q × D होता है, हमको क्या मतलब भाई, मतलब परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, Q को मैं लिख दूंगा I × D, है ना, I = क्या होता है, Q/T ना, तो मुझे अगर Q चाहिए होगा तो उसको I × T लिख दूंगा। ओहो, तो ये I × T आ गया है, और इनटू क्या है, D है, D तो लेंथ है, P का डायमेंशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, I का I होगा, T का T होगा, D का L हो गया, है ना, तो LTI हो गया है, मान लो कि भाई ये हो गया LTI। ओहो, बहुत बढ़िया भाई साहब। बी में पूछा है तुमसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कौन सा वाला, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ओहो, M के बारे में, और बोला है कि M तो I × A होता है, तो हमने कहा भाई I को I रख और A को L² लिख दे, वो तो लेंथ का स्क्वायर है, एरिया यार,
तो IL² हो गया है, बहुत ही सस्ते से हो गया है ना फोर्थ वाला। तो चलिए भाई साहब पांचवा शुरू करते हैं, यहीं कर लेते हैं, बोर्ड खाली है भाई। चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट फ्रॉम द इक्वेशन दिस और E is equal to h mu, h is the Planck constant, f is the frequency। बढ़िया भाई साहब, ओ बहुत शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो E is equal to h mu है ना, होती होगी इक्वेशन। बहुत बढ़िया भाई साहब, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना। अच्छा h इंटू फ्रीक्वेंसी को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं ना। जैसे आप म्यू लिख दीजिए या f लिख दीजिए, फ्रीक्वेंसी जो की होती है 1 टाइम पीरियड। किसका चाहिए आपको, h का चाहिए ना, तो आप इधर ले जाइए इसको। ये क्या हो गया है, E इंटू टी। E क्या है, एनर्जी है, T क्या है, टाइम है। तो अगर h का आपको डायमेंशन चाहिए होगा तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन होगा फोर्स इंटू लेंथ, मतलब वर्क का जो आता है। तो mL/t-2 हो गया फोर्स का, इंटू एक और L कर दीजिए, एनर्जी का मिल जाएगा, इंटू एक और T कर दीजिए। तेरे पास आंसर आया है mL²t-1, बहुत बढ़िया भाई साहब। पढ़ेगा तू प्लांक कांस्टेंट एक, मतलब सारा ज्ञान लेगा तो परेशान होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं अपन। 6 वाले पे भी तुमसे कुछ फॉर्मूले दिए हैं, तुमको फॉर्मूला देगा, बगैर फॉर्मूले के अभी नहीं पूछेगा। 6 वाले में तुमसे क्या पूछा है, जरा ध्यान से देखें। पहला पूछा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बताइए, तो बता देंगे भाई। पता नहीं इसका स्याही इतना तेज है ना कि मिटने में दिक्कत आ रही है। मिट जाओ भाई। 6 पे चलते हैं, देखिए जरा 6 देखिए। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, पहला बोल रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी। तो इमोशनल मत हो कि क्या होता है स्पेसिफिक हीट, पढ़ेंगे ना हीट में जाके पढ़ेंगे। तो हमको तो पता कि फार्मूला क्या है। फार्मूला बोला है कि भाई Q is equal to mc डेल्टा t, T2 माइनस T1। बहुत बढ़िया भाई साहब, C चाहिए तो मैं Q डिवाइडेड बाई m T2 माइनस T1 कर दूंगा, बगैर कोई लाज शर्म के। इसमें परेशान होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। अपने को अच्छा लगा, C की डायमेंशन अगर मुझे चाहिए तो मैं Q की डायमेंशन, और Q तो एनर्जी है, तो mLT-2 फोर्स का हो गया, इंटू L कर देंगे, तो एनर्जी और का डायमेंशन लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई m क्या दिया हुआ है, मास दिया होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, m आ जाएगा, है कि नहीं है। T2 माइनस T1, ये टाइम नहीं है लाला, ये क्या है, टेम्परेचर। तो इसका क्या आ जाएगा, टेम्परेचर में से टेम्परेचर घटाओगे तो आंसर भी तो टेम्परेचर आएगा ना। तो केल्विन लिख दूं क्या, ये लिख लेते हैं। तो हमारे लिए बेसिकली ये आ जाएगा L²T-2 K⁻⁻1, है ना। अरे ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए भाई, ठीक है ना। तो इसका L²T⁻2 K⁻1, बहुत बढ़िया। बी पे चलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन 6 के बी पे। अल्फा की डायमेंशन तुमसे पूछी है, ओहो, बोला है LT इज इक्वल टू L0 into 1 plus अल्फा T2 माइनस T1, ओहो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है L0 अल्फा T2 माइनस T1, है ना। बेसिकली ये लेंथ में कितना चेंज होता है जब टेम्परेचर के चेंज होने के कारण, मतलब टेम्परेचर T1 से T2 हो गया तो कोई मेटालिक रॉड है, उसका लेंथ पहले L0 हुआ करता था, आजकल जो है L0 प्लस समथिंग हो गया, यानी ये डेल्टा L लिखा हुआ है, कितना लेंथ में चेंज हुआ है। डेल्टा L इज इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा T, T2 माइनस T1 को मैं डेल्टा T लिख देता हूँ, है ना। तो अल्फा मेरे लिए हो गया डेल्टा L डिवाइडेड बाई L0 डेल्टा T। परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। तो अल्फा की डायमेंशन डेल्टा L लेंथ है ना भाई, चेंज इन लेंथ आया, डेल्टा L लेंथ है तो क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। L0 भी तो लेंथ ही है भाई, और डेल्टा T का क्या हो गया, टेम्परेचर है, तो K आ गई, तो K⁻1 आ गया। कतई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और भी कोई पार्ट है क्या, हाँ बोल रहा है सी वाला पार्ट है, गैस कांस्टेंट PV इक्वल टू nRT, सुना है तुमने कभी जिंदगी में। हाँ, तो PV इक्वल टू nRT में जो R होता है उसके बारे में पूछा होगा तुमसे बोला है PV इक्वल टू nRT, है ना। 13 के विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल सुना होगा यार, 11वीं में है ना। PV इक्वल टू nRT मान लो आप 11वीं के हैं, अभी सुन लेंगे गैसेस स्टेट में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में वो बातें करेंगे अपन। तो हमको जो R है वो गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, R के बारे में पता करना होगा। तो PV डिवाइडेड बाई N into T आ जाएगी, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो P into V वैसे तो वर्क का आता है, लेकिन मैं तो अलग अलग करके बताता हूँ। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन
एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या हो गया एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एरिया का क्या हो गया है एल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम का क्या हो गया है एल क्यूब। हो डिवाइडेड बाई एन है, इसका क्या आ जाएगा मोल है ना, और एन टी टी का क्या है टेम्परेचर है, तो क्या आ जाएगा केल्विन। एल स्क्वायर से ये काट लिया, क्या बचा है एल बचा। ये एल ने एल से मुलाकात की, एल स्क्वायर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। और जो है अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। देखो जरा भाई ठीक कैलकुलेशन किए हैं ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के इनवर्स मोल इनवर्स। तेरे पेजे में ये बातें उतर गई क्या? बिल्कुल उतर गई होगी, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। चलिए भाई साहब, अगर मान लीजिए ये भी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा तो फिजिक्स आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, ये तो 100% गारंटी है। ये तो मैथमेटिक्स है भाई साहब, है ना, यूनिट एंड डायमेंशन बेसिक मैथमेटिक्स। ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। मतलब मैथमेटिक्स बोरिंग होती है ऐसा मास्टर कतई नहीं कह रहा है, बट हाँ ये जरूर कह रहा है कि फिजिक्स इंटरेस्टिंग होती है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, है ना। मतलब तो अगर ईमानदारी से दिमाग को खुला रख के आराम समझ के पढ़ेगा, मजा आएगा, इस बात की 100% गारंटी है ना। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं सातवें वाले सवाल पे। सातवां वाला सवाल तुमसे बोल रहा है टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम टू द फंडामेंटल क्वांटिटी फाइंड द डायमेंशन ऑफ। फोर्स लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हुए कुछ नीचे बातें दी गई है, उनकी डायमेंशन पता करनी। परेशान होने की इसमें भी कोई जरूरत नहीं, मतलब कहीं पे भी जरूरत नहीं है कि नहीं है। चल तू देख जरा एक बार देख किस किस को फंडामेंटल लेना है, सोच के जिसको फंडामेंटल लेना है फिर उसी की टर्म में निकालना होता है आंसर, है ना। हो जाओ भाई साहब, साफ हो जाओ यार, पता नहीं शायद के साथ कुछ दिक्कत है यार, मैं ठीक नहीं रहा। चलिए अब जरा ध्यान से देखें, फोर्स लेंथ एंड टाइम, फोर्स लेंथ एंड टाइम, ओहो इनको फंडामेंटल लेना है एल टी। और किसको पता करना है भाई साहब? पहला वाला बोल रहा है डेंसिटी, मतलब डेंसिटी को इनकी टर्म में पता करना। मैंने कहा मान लीजिए कि एफ की पावर ए है, एल की पावर बी है और टाइम की पावर सी। ये क्या है? डेंसिटी की डायमेंशन है। डेंसिटी क्या होती है भाई साहब? मास अपॉन वॉल्यूम होती है कि नहीं होती यार? ओहो, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की अगर बात करें अपन तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का m आ गया, वॉल्यूम क्या आ जाएगा एल क्यूब आएगा ना, तो l की पावर -3 हो जाएगी और एम एल टी टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं करती, तो t की पावर 0 आ गई है। यहाँ से आ जाएगा एम एल टी -2, एम एल टी -2 की पावर a, l की पावर b और ये t जो है क्या है टाइम है, t की पावर c। अब लोग बोले क्या करें? मैंने कहा भाई तू क्या कर डायमेंशन मतलब जो है वो कंपेयर कर ले। m की पावर 1 यहाँ पे 1 आ गया, इधर से m की पावर a आ गई है तो a की वैल्यू 1 आ गई, l की पावर -3 आ रही है यहाँ से l की पावर a आ रही है और यहाँ से आ रही है b। ओहो a की वैल्यू तो 1 है प्लस b, तो b की वैल्यू क्या आ जा रही है यहाँ से -3 -1 कितना आ गया है -4 आ गया। बहुत बढ़िया भाई साहब। फिर अब t की पावर पे चलते हैं, t की पावर है यहाँ पे 0, ओहो यहाँ से क्या आ जाएगी t की पावर -2a प्लस c। बहुत बढ़िया भाई साहब, इधर 2a आ गया, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 है इज इक्वल टू c, c की वैल्यू क्या आ गई है 2। तो आपका जो डेंसिटी है वो डेंसिटी जो है वो फोर्स की पावर कितना आ जाएगा, फोर्स की पावर a यानी फोर्स की पावर 1 आ गई है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े और आपके पास लेंथ की पावर b यानी लेंथ की पावर b कितना है अपने पास -4 आ गया है ना। और फिर उसके बाद जो है अपना t है यानी टाइम की पावर c यानी कि 2 आ गया है। यानी पहला आंसर जो आएगा आपके पास f t l की पावर -4 t की पावर -2। तो ठीक किए हैं, तो ऐसे ही क्या बाकी वाले ऑप्शन भी कर लेंगे क्या? देख लो यार, मतलब कर पाओगे क्या? छोड़ दूं क्या? नहीं, कर लेते हैं। नया बच्चा है तू, है ना, नया आया है कि वैसे तुझे ऐसा कहना चाहिए कि भाई कर लेंगे हम, है ना। उन्हार बच्चे हैं आप। क्रीम आउट ऑफ क्रीम, नाम तो सुना होगा कभी, क्रीम आउट ऑफ क्रीम। आपके प्रिंसिपल जी ने कभी ना कभी आपको असेंबली में बोला होगा कि आप अपने जिले की क्रीम है, तो हम तो क्रीम में से भी क्रीम सेलेक्ट करके लाए हैं। तो आपको अपने टैलेंट पे पूरा विश्वास होना चाहिए और आपके अंदर जुनून तो है ही सही, फिर और क्या चाहिए इंसान को, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला तुमसे पूछा
है प्रेशर के बारे में। बी वाले में क्या करना है अपने को, प्रेशर। अपन सवाल कौन सा देख रहे हैं, सवाल अपन 7वां देख रहे हैं। प्रेशर की बात करें तो मैंने लिख दिया भाई साहब प्रेशर को F की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। प्रेशर मेरे लिए क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। पहले मैं प्रेशर की डायमेंशन पता कर लेता हूं। प्रेशर की डायमेंशन होगी mLT-2 फोर्स डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। तो ये बन गया है mL की पावर -1, T की पावर -2। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं मैं। mLT-2 की पावर A, पता नहीं छोटा लिख रहा हूं क्या, L की पावर B और T की पावर C, है ना। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया। अब आप कंपेयर कर लीजिए, टाइम पास करते हैं। m की पावर 1 आ गई है यहाँ पे, यहाँ से m की पावर आ जाएगी 1 into a। ये तो पता है ना 1 into a पावर, ये 9वीं में इतना मैथ जानता है भाई, है ना। तो ए आ गया, बहुत बढ़िया। ओहो, ए की वैल्यू 1 आ गई, अच्छा लगा। बी की एल की पावर कंपेयर करते हैं, -1 इज इक्वल टू, यहाँ से पावर क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी, अच्छा लगा अपने को। वहां से क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। ओहो हो, -1 इज इक्वल टू 1 प्लस बी। ओहो, बी की वैल्यू क्या आ गई है, -2। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। टी की पावर कंपेयर करते हैं, -2 इज इक्वल टू -2a प्लस सी, है ना। तो -2 जो है, -2 इज इक्वल टू -2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 1 है। ओह, प्लस सी, तो भाई सी की वैल्यू 0 आ गई। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये क्या आ गया, पूरा कार्यक्रम जो है अपने पास ये आ गया है अपने पास। f की पावर a यानी कि 1 हो गया है, l की पावर यानी l की पावर -2 है, और t की पावर जो है वो 0 है। t की पावर f की पावर 1, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन चेक कर लीजिए, f l -2 ठीक की है, बिल्कुल ठीक की है, कोई बहुत तगड़ी चीज कर भी नहीं रहे हैं। सी वाले पे चलते हैं। सी वाले में तुमसे क्या पूछा है, जरा ध्यान से देखें। सी वाले पे तुमसे पूछा है मोमेंटम। क्या पूछा है, मोमेंटम पूछा है। मोमेंटम मतलब लीनियर वाला, है ना। P इज इक्वल टू होता क्या है, m इंटू b, m इंटू l बाई t, यानी m l t की पावर -1। तो इधर क्या लिख देंगे अपन, m l t की पावर -1, और इधर क्या लिख देंगे, यही लिखेंगे भाई। अब मास्टर जो है थोड़ा फास्ट कर रहा है। ml मान लो कि भाई, मान लो कि अपना जो p है वो फोर्स की पावर a, लेंथ की पावर b और टाइम की पावर c पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है यार। अगर ऐसा कर रहा है तो लिख दीजिए भाई साहब इसको, mLt-2 की पावर a, लेंथ की पावर b, टाइम की पावर c। कंपेयर कर लें क्या, घोड़े की रफ्तार से, इधर की तरफ 1 आ जाएगा m की पावर, इधर से a आ रहा है, a की वैल्यू 1 आ गई। l की पावर कंपेयर करते हैं, यहाँ से 1 आ गया है और यहाँ से आ रहा है a प्लस b। तो अगर ये क्वांटिटी 1 प्लस b हो गया तो b की वैल्यू क्या हो गई है लाला, 0 हो गई है। t की पावर कंपेयर करते हैं, -1 इधर से आ गई है, इधर से आ रहा है -2a, क्या आ रहा है -2a, प्लस क्या आ जाएगा c। बहुत बढ़िया भाई साहब, -1 इज इक्वल टू -2a की वैल्यू -2 आ गई है, बहुत a की वैल्यू 1 डाल दीजिए, प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, 1 आ गई, है ना। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ओह, तो ये जो कार्यक्रम है अपना p जो है वो किसके बराबर हो गया है, f की पावर 1, f की पावर 1, l की पावर b यानी l की पावर 0 और t की पावर जो है 1 यानी f1 t1, f1 t1। सी वाला ऑप्शन चेक कर लीजिए, f1 t1। डी वाला ऑप्शन बचा है भाई साहब, डी में कौन है, एनर्जी है। डी में कौन है, एनर्जी है। अच्छा भाई साहब बहुत शानदार। ओहो, अब जरा ध्यान से देखें, तो डी वाला यहां कर लेते हैं, साफ हो जाओ रे भाई। डी वाला देखते हैं, डी वाले में क्या है, जरा ध्यान से देखें। डी वाले में मैं बोल रहा हूं कि एनर्जी जो है F की पावर A, L की पावर B, T की पावर C पे डिपेंड कर रही है। मान लें इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। E जो एनर्जी है इसकी डायमेंशन अगर लिखेंगे तो mLt-2 फोर्स की होगी, इंटू लेंथ और कर दीजिए यानी ml स्क्वायर t-2 है। फोर्स की वैल्यू को मैंने लिख दिया mLt-2 की पावर A, L की पावर B और T की पावर C। कंपेयर कर ले भाई साहब, हाँ जी, 1 इज इक्वल टू a आ गया है m की पावर से, तो a की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से 2 आ जाएगा l की पावर, जो कि यहाँ से आ जाएगी a प्लस b, यानी इसकी वैल्यू है 1 प्लस b, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1। काफी अच्छा लगा। यहाँ से आया -2 से आगे बढ़ गए अपन, तो यहाँ से आ गया है -2a प्लस c, -2a प्लस c। ओहो, अच्छा भाई साहब, -2a इज इक्वल टू -2a प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई है, 0। तो अपना एनर्जी जो है, अपना जो एनर्जी है वो कैसे डिपेंड कर रहा है, f की पावर a यानी f पे डिपेंड कर रहा है, c तो 0 आ गया, b की वैल्यू 1 यानी कि f की वैल्यू पावर 1
एल की वैल्यू 1 E इज टू FL आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी का आंसर दिखाई दे रहा है। अच्छा लगा क्या तेरे को? थोड़ा टाइम पास हुआ। ये कौन सा सवाल था? ये 7वां सवाल था। थोड़ा सा लेंदी हो गया है, मतलब क्या चार इसके ऑप्शन थे, बिल्कुल इसमें कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से उसको कर ले, है ना। बहुत बढ़िया भाई साहब, पढ़ते हैं 8वें पे। कुछ चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल पे। किस पे? 8वें साफ हो जा भाई। 8 क्या बोल रहा है? सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इट प्लेस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का नाम सुने होंगे जिंदगी में बे, 9th क्लास में पढ़ते हैं अपन। 9th क्लास के एनसीईआरटी में हम लोग जी के बारे में ज्ञान लेते हैं। धरती माता के अगल बगल में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसको अपन जी से रिप्रेजेंट करते हैं। चांद वगैरह में पढ़ा होगा तूने, है ना। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहते हैं ना। सवालों में सॉल्व करते हुए 10 बस ले लेते हैं आसानी के लिए, है ना। वेरी गुड। तो कितना दिया हुआ है तुमको? कितना दिया हुआ है? ये 8वें वाले सवाल में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, 10 मीटर पर सेकंड। तुझे पूछा है कि इसको कन्वर्ट कर दीजिए सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। तू बोला वाह भाई वाह, और कुछ पूछ लेते, मतलब है कि नहीं यार। जी दिया तेरे को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर है। डिवाइडेड बाय तुमको क्या करना है बे? किसमें? मिनट में करना है ना। कहां गया सवाल? ये रहा, इसमें मिनट। 1 सेकंड में होते हैं, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड। तो सेकंड को अगर मिनट में डिवाइड करना है तो 60 से डिवाइड कर दे, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर हो गया। ओहो, 10 इंटू 100 इंटू ये ऊपर जाके हो जाएगा 3600, है ना। ये क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे क्या है? मिनट है ना। तो ये सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा यार? ओहो, तो ये 36 इंटू 2 4 5 इंटू 10 की घात 5 सेंटीमीटर पर मिनट का स्क्वायर। देख लो यार बंदा, 36 इंटू, ये सवाल कौन सा था जी? सवाल था आपका 8, 36 इंटू 10 की पावर। तो हो गया भाई, बहुत ही मतलब ज्यादा इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें वाले सवाल पे। एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल इज। अच्छा, कोई चल रहा है और उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? इतनी है। इस एक भाई साहब जो है, इनकी एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है? स्नेल की एवरेज स्पीड जो है वो आपको दी हुई है कितनी? 0.020 माइल्स पर आवर की। कितनी दी है? माइल्स पर आवर। और तुमसे पूछा किसमें है? माइल्स पर आवर। और तुमसे पूछा किसमें है? कन्वर्ट दिस स्पीड इन एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में अपन माइल्स पर आवर थोड़ी पता करते हैं, मीटर पर सेकंड में करते हैं ना। तेरे को एक बात का ज्ञान होना चाहिए कि 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर होते हैं भाई। ये जनरल नॉलेज की बात है। अगर तुझे ये नहीं पता होगा तो फिर ये सवाल सही नहीं कर पाएगा। पता कर ले भाई, अभी ध्यान रखना आगे से। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो इनकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 0.020 इंटू 1 माइल में इतना, कितने माइल से? तो 1.6 किलोमीटर। और इसको अगर मीटर में लिखेंगे तो इंटू 1000 कर देंगे। 1.6 इंटू 1000 तो क्या हो जाएगा? ये 1600, यानी 1600 आपके पास ये इतना मीटर आ जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या है? 1 घंटा है। 1 घंटा में कितना सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड हो जाएंगे नहीं यार। 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, तो 3600। तो 2 मिनट से 2 मिनट आपका कट जाएगा, है कि नहीं यार? अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या अपने को एवरेज स्पीड आती हुई दिखाई दे जाएगी। कौन सा वाला ये सवाल था? 9 वाला था। इसको सॉल्व कर लीजिए। आंसर कितना आ रहा है? 0.0089 मीटर पर सेकंड आएगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी ये 16 और 36 में बड़ा कौन है? 36 है। वैसे काट ले, 2 से कट रहा है, कर ले यार। 4 हो गया, और ये क्या हो गया? 936, है ना। तो इनको मल्टीप्लाई कर 9 का भाग दे, तुरंत ही आता हुआ दिखाई देगा। कोई और आइटम है क्या इसमें? हाँ, लियोपार्ड एक और आइटम है भाई। ये भाई साहब कितनी रफ्तार से चल रहे हैं? इनकी रफ्तार दी हुई है आपको 70 माइल्स
पर हार, 70 माइल्स पर हार। ओहो 70 1 माइल में होता है अपना 1.6 किलोमीटर, तो 1600 डिवाइडेड बाय 3600, यानी 1 घंटे को अपन ने सेकंड में बदल दिया है, इतना मीटर पर सेकंड, इतना मीटर पर सेकंड। तो ये काट लीजिए, ये काट लीजिए, ये आपका हो गया है 4 और ये हो गया है 9। थोड़ा और सस्ता कर लीजिए, तुमको जो आंसर आता हुआ दिखाई देगा वो है 31 मीटर पर सेकंड। कितना आ रहा है? 31 मीटर पर सेकंड। अच्छा भाई साहब, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या कितना हो गया? 0 728 है ना, 9 तिया 27। हाँ तो ए का गया 10, 31 पॉइंट समथिंग के आसपास जो है 31 किलोमीटर पर सेकंड। अरे हो गया क्या? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज भी नहीं है। अच्छा लगा अपने को, 9 फोड़ दिया है अपन ने। 10वें पे पढ़ लें क्या? बिल्कुल पढ़ लेते हैं 10वें पे। तुम बैठ जाओ यार, क्यों ऐसा करते हो? मेरा दिल भी कितना पागल। चलिए आइए आइए दादा आइए, क्या पूछा है तुमसे 10वें वाले में? देखते हैं 10वां सवाल क्या पूछ रहा है। हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इन बैरोमीटर इन ए कलकत्ता लेबोरेटरी वाज रिकॉर्डेड 75 सेंटीमीटर। कितने रिकॉर्ड की भाई साहब हाइट आपके कलकत्ता की लेबोरेटरी में? 75 सेंटीमीटर। ठीक है। और कैलकुलेट द प्रेशर इन एसआई एंड सीजीएस यूनिट using the following data: specific gravity of mercury। specific gravity नाम की चीज है, specific gravity। परेशान ना तो क्या होता है पता है? किसी भी मटेरियल की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी मतलब कोई भी मटेरियल की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको प्यार से स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ऐसे नाम लिखा हुआ जैसे बता रहे हैं, आगे बहुत काम आएगा फ्लूइड रिलेटेड में। नाम आ गया तो मैंने तेरे को बता दिया, क्योंकि अब तो नॉलेज को लेने की बिल्कुल जो है स्टार्ट मोड पे आ गया है। तो नाम सुनते ही अब धीरे से आगे मतलब जब भी आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी तेरे दिल में आ जाएगा। तो कोई तोफ नाम का आइटम नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। ओहो क्या पूछा आगे? डेंसिटी ऑफ वाटर, बहुत बढ़िया, हमको पता है जी इतना लेना है। कैलकुलेट द प्रेशर है, तो प्रेशर पता कर लेते हैं। अच्छा फॉर्मूला भी तुमको दिया है कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है रो जी एच फ्लूइड का, है ना। बहुत बढ़िया भाई साहब। रो की वैल्यू कितनी होगी? रो की वैल्यू जो है अब स्पेसिफिक ग्रेविटी तेरे को कितनी दी हुई है? मरकरी की 13.6 दी होगी। 13.6 कितनी है? 13.6 इनटू क्या कर दोगे? रो ऑफ वाटर है जो कितना है? 10 की पावर 3। ये क्या आ जाएगा? रो ऑफ मरकरी आ जाएगा, है ना। कोई मटेरियल इस पर्टिकुलर केस में वो मटेरियल कौन है? मरकरी है। तो ये आपके पास आ गया है 13600। आएगा कि नहीं आएगा? जी की वैल्यू क्या दी है? 9.8 दी है, 9.8 दी है। और h की वैल्यू है 75 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए। इतना आपके पास जो है आंसर पास्कल में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो है इसके बराबर आ रहा है। एग्जैक्टली थोड़ा सा इससे कम आएगा, 99.96 के आसपास आएगा जो भी है। तो ये 10 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल में आ रहा है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन पास्कल जो इसकी एसआई यूनिट है उसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। अब तुमसे जो है, तुमसे किसने पूछा है? तुमसे पूछा है कि एसआई यूनिट में भी बताइए और फिर किस में बताइए? इसको जो है सीजीएस में भी बताइए। अच्छा मतलब 1 न्यूटन ये अब आपको दिया हुआ है ना, आपको इसमें डाइन में भी निकालना है ना। तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ये प्रूव कर सकते हैं ना, इसको इसमें कन्वर्ट करना वो एप्लीकेशन है ना यूनिट एंड डायमेंशन की। फायदा कि एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर इसी को आप डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो एक और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कार्यक्रम तेरे पास हो जाएगा 10 into 10 की पावर 4 into 10 कर दोगे तो 10 की पावर 5 न्यूटन की जगह हो जाएगा डाइन और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो वो आपको सेकंड मतलब सीजीएस वाला मिल जाएगा। ये प्रूव कर सकते हो ना, mlt - 2 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। डायमेंशन पता लग गई, इधर का क्वांटिटी पता, उधर में पता करना जानता है तू जानता है, ट्राई करना है। बहुत बढ़िया, ट्राई करना है, बहुत आसान है। चल बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओह ये कौन सा सवाल था? ये 10th वाला था।
अच्छा तू बोले प्रेशर रो जी एच क्यों होता है? अबे मान लेना फॉर्मूला दिया है यार, पढ़ाएंगे ना, मतलब रो जी एच क्यों होता है, कुछ और भी होता होगा, कुछ और भी होता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10th 11th वाले पे। 11th क्या पूछ रहा है जरा यहाँ देखें। 11th तुमसे पूछा एक्सप्रेस द पावर ऑफ 100 वॉट बल्ब इन सीजीएस। अच्छा 100 वॉट का बल्ब है, कितना 100 वॉट का। अच्छा वॉट कौन सी यूनिट है भाई साहब? एसआई यूनिट है। ये पावर क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट से, यानी जूल पर सेकंड। इसको किस में कन्वर्ट करना है? मैंने कहा सीजीएस में करना है। अच्छा देखो अगर याद हो तो एनर्जी की जो ये जूल क्या एनर्जी है ना, इसकी एसआई यूनिट होती है जूल, और सीजीएस वाली क्या होती है? सीजीएस। एनर्जी की एनर्जी का एसआई यूनिट हो गया जूल, सीजीएस में अर्थ। ये पढ़ा था? बोले कब देखे? एक शॉर्ट एग्जांपल हमने किया था यार कल में, इसमें दिया होगा 1 इन हाँ सीजी। देख जरा ध्यान से, तू देख ले कौन सा वाला देख, तू यहाँ पे देख ले वर्कड आउट एग्जांपल नंबर 3। वर्कड आउट एग्जांपल का 3rd वाला था ना, उसमें हमने पता किया था कि 1 जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्थ के बराबर है। देख ले यार, है ना, वर्कड आउट एग्जांपल नंबर 3 है। 1 जूल इज इक्वल 10 की पावर 7 अर्थ। तो हमारे पास जो है ये क्या दिया हुआ है? 100 जूल दिया हुआ है ना, 100 जूल। 1 जूल को अगर अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 7 अर्थ हो गया, डिवाइडेड बाय आपका जो से टाइम जो है एसआई में भी सेकंड में होता है और सीजीएस में भी सेकंड में ही होता है, तो सेकंड ही रहेगा, 1 सेकंड 1 ही सेकंड रहेगा। तो ये तो 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय पर सेकंड, ये आ गया भाई साहब। ये 100 वॉट जो है 10 की पावर 9 पर सेकंड में चला गया। देख ले यार अब तो, है ना, ये कौन सा सवाल था? ये था 11वां, है ना, 10 की पावर 9 पर सेकंड। यही तेरे को आंसर आता हुआ दिखाई देगा, है। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया, 11 हो गया है। बचे हैं अपने पास 12 13 से लेके 19 तक 8 सवाल। घोड़े की रफ्तार से कर लेते हैं उन्हें, है ना। चलिए भाई साहब पहले इसको मिटा लेते हैं रायता को। मेरा दिल भी तू माने या ना माने दिल जाना फसाने चलिए 12वां बढ़िया भाई 12 नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ आईसी फिजिक्स प्रैक्टिकल। हाँ चाहिए भाई। प्रैक्टिकल पीरियड इन इंडियन कॉलेजेस 100 मीटर, 100 मीटर का 100 मिनट का प्रैक्टिकल करते, बहुत बढ़िया करते तो कम ही है। एक्सप्रेस दिस पीरियड इन द माइक्रो सेंचुरीज। 1 माइक्रो सेंचुरी, वाह गजब टाइम पास। 1 माइक्रो सेंचुरी, 1 माइक्रो सेंचुरी कितना दिया हुआ है? पहली बात तो सेंचुरी इज इक्वल टू 10 की पावर -6 इंटू 100 ईयर्स। मेरे को बहुत बढ़िया भाई साहब। इंटू 10 की पावर -6 इंटू 100, एक में होते हैं 365 दिन। कितने होते हैं? 365 दिन। हर एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। हर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। कार्यक्रम मिनटों में कन्वर्ट करना है ना। हाँ 100 मिनट का है, इतना मिनट हो जाएगा भाई साहब, है ना, इतना मिनट हो जाएगा। ये है ना, ये इस तरह के 4 सवाल जो है ना हम मतलब चौथी में कर चुके हैं, तभी तो हमारा सिलेक्शन हुआ है। इतने मतलब इतने पेन के इतने रुपए, तो 10 पेन के बताओ, 2 पेन के बताओ। इतना सेंचुरी इज इक्वल टू, तो 1 मिनट कितना होगा भाई? 1 मिनट बताओ। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 1 माइक्रो सेंचुरी। तो बोले यार क्यों मास्टर साहब टाइम पास कर रहे हो हमारा? बहुत आसान बात है, इसको कोई भी बता देगा, अंधा आदमी बता दे, है ना। 100 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इतना आएगा। तो उससे सवाल में क्या पूछा है? 100 मिनट का प्रैक्टिकल होता है, तो भाई 1 मिनट इतने माइक्रो सेंचुरी के बराबर है, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर ले यार। 100 मिनट अगर करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -6 इंटू 100 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इतना माइक्रो सेंचुरी। इसको सॉल्व कर लिया ना। 12 का क्या आंसर आ रहा है? जो भी आ रहा है 1.9 बोल रहा आएगी, तो 100 से तो 100 ये कट ही जाएगा, है ना। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 365 इंटू, ये जब भी आप कर रहे हो तो ये आंसर किसके बराबर आ रहा है?
ये आ रहा है 1.9 ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.9 माइक्रो सेंचुरी। बहुत बढ़िया भाई साहब, माइक्रो सेंचुरी बढ़िया। ये कोई भी कर लेगा, कैलकुलेटर कर लेगा, 50 रुपए का मिलता है रेलवे स्टेशन पे, है ना। तू कैलकुलेटर वगैरह यूज मत करना, खुद से कैलकुलेट करना है। चंपक लाल एग्जाम में कैलकुलेटर की फैसिलिटी नहीं होती है ना। जब आप कॉलेज में पहुंच जाएंगे, अगर आप इंजीनियरिंग के लोग बाग हैं तो फिर आपको वो जो है फर्स्ट सेमेस्टर से भी कैलकुलेटर यूज करने की इजाजत रहेगी, साइंटिफिक वाले की भी, है ना। लेकिन अभी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सारी कैलकुलेशन खुद से सॉल्व करने का। ठीक है लल्ला, बहुत बढ़िया। ओहो, अच्छा कुछ और भी पूछा गया इसमें तुमसे ये पूछा है, क्या पूछा है कि हाउ मेनी माइक्रो सेकेंड डिड यू स्लीप यस्टरडे। अब ये तेरे पे छोड़ देता हूँ क्योंकि तू कितना सोया है मुझे नहीं पता। मतलब जो है जितना सोया भाई उतना कर ले यार, है ना। पहले ये पता कर ले कि एक मिनट इतना माइक्रो सेंचुरी है, फिर तू कल कितने मिनट सोया था ये पता कर ले, उतने से मल्टीप्लाई कर ले, है कि नहीं यार, है ना। वैसे तू ठीक ठाक सोया होगा, मतलब है ना, आराम से 6 से 7 घंटे आराम से नींद लेने का, बिल्कुल फर्स्ट आने का नहीं, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। जब आप अच्छी सी नींद लिए होंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। फिजिक्स में अगर आप मतलब आराम से नींद लेके आए होंगे तो आपको चीजें मस्त समझ में आती है, और फिर धड़ाधड़ उसको खुद सॉल्व करते फिर से सो जाते हैं ना, मतलब इतना चिल करने का। और अगर आपने नींद भी नहीं लिए, फर्स्ट आए होंगे, वीडियो देख रहे होंगे तो दिमाग का दही हो रहा होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, फिर आप फर्स्ट जाएंगे, फिर सवाल नहीं आएंगे, फिर आप और फर्स्ट जाएंगे, फिर आप थोड़ी देर में फेंक देंगे कि नहीं हमसे नहीं होता है। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करना है। आराम से मतलब जो है दिमाग फ्रेश रख के ही पढ़ने का, चीज़ों को तुरंत समझ में आ जाए, तुरंत उसका होमवर्क करो, फिर मस्त जो है दोबारा जाके खेलो कूदो और सो जाओ, है ना। चलिए, और ये बातें अभी से ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं कि अभी कुछ कांड कर लें, अभी थोड़ा से नहीं पढ़ेंगे मतलब बाद में सीरियस हो जाएंगे, तो बाद नाम की कोई चीज़ नहीं होती है भाई। अभी फैल जाएगा तो फिर सब कुछ फैल जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स वाला पार्ट फैल गया तो फिर तो फिजिक्स करने में बहुत परेशान हो जाएगा, क्योंकि जगह जगह सवालों में तो मतलब जो है मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, और इन चीज़ों में अटक गया तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। तो जानते हुए भी सवाल को अंजाम तक यानी उसके आंसर तक नहीं पहुंच पाएगा। ज्ञान की बात हो गई है, बाकी तो समझदार बालक है। आगे बढ़ते हैं और नया वाला सवाल देखते हैं, है ना। कभी कभी चलो आगे बढ़ते हैं। 13 वाला सवाल, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन। तू बोलेगा सरफेस टेंशन क्या है भाई, अबे पढ़ेंगे नहीं यार, तू बस देख कि भाई 72 डाइन पर सेंटीमीटर दिया है, 72 डाइन पर सेंटीमीटर है कि नहीं यार। अच्छा भाई साहब, 1 न्यूटन कितना आया था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ये हमने प्रूव किया है शायद 10 की पावर 5 डाइन, ये प्रूव किया था क्लास में ही, है ना, नोट्स में ही, मतलब वीडियो में ही, ये तो प्रूव कर चुके हैं ना, तब तो बहुत ही आसान है यार। 72 डाइन है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है, तो 1 डाइन क्या हो जाएगा, 1 डाइन हो जाएगा 1/10 की पावर 5, है कि नहीं यार। तो ये कार्यक्रम क्या हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5, इतना न्यूटन हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 1/100 कर देंगे, तो ये खेला मीटर में हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर मिल जाएगा ना अपने को यार। ये डाइन पर सेंटीमीटर। अरे सरफेस टेंशन कुछ होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ होता है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ओहो, तो ये कट गया भाई साहब, तो ये 10 की पावर 3 आ गई है, तो इसको डिवाइड करोगे 0.072 न्यूटन पर मीटर, 0.072 न्यूटन पर मीटर। कौन से ऑप्शन में है, मतलब ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे, तो देख ले भाई आंसर। ये सवाल कौन सा था, सवाल था 13 वाला, 13 वाले में 0.072 न्यूटन पर मीटर आ गया। बहुत बढ़िया भाई साहब, आगे बढ़ने क्या 14, थोड़ा मैं धीरे आराम से करवा रहा हूँ तुझसे, कि भाई तुझे बिल्कुल भी मतलब जो है स्ट्रेस नहीं आए, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत फील नहीं आए, ठीक है। बहुत बढ़िया। 14 पे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी रोटेट कर रही है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करती है, मतलब वेलोसिटी पे करती है। मैंने कहा करती होगी भाई, हमको क्या पता, तुम बताओ कि क्या कैसे करती है। इसने बोला कि हम बोल रहे हैं कि ऐसे करती है। कैसे करती है, K इज इक्वल टू K इज काइनेटिक एनर्जी, ये कुछ कांस्टेंट है ना, या K है ना, ये कैपिटल K लिख ले,
इज इक्वल टू आई की पावर ए ओमेगा की पावर बी, है कि नहीं यार? आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या दोनों की डायमेंशन हम पहले सवालों में निकाल चुके हैं? मैंने कहा हाँ। तो क्या हमको ए और बी निकालने का पूछा होगा सवाल में? कहा ए और बी निकालने का पूछा, पता कर लेंगे क्या? बिल्कुल कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी है यानी m l t -2 फोर्स हो गया इनटू l कर दोगे, एनर्जी हो गई। इधर है ना आई, अगर तेरे को याद हो तो I mr², ये पहले बार दूसरे तीसरे सवालों में कहीं था, सेकंड वाले सवाल में तेरे को आई, तो ये mr² यानी m का m हो गया, लेंथ का स्क्वायर यानी ये पावर a आ गया है ना? k इज कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन से हमको कोई मतलब नहीं है। ओमेगा अगर तेरे को याद हो तो 2π/t आया था, 2π/t, 2π कांस्टेंट हो गया, यानी ये टाइम की पावर -1 की पावर b आ गई है। ओह रिकॉर्ड हो रही है? हाँ, कट तो नहीं रहा। चलिए कंपेयर करते हैं और टाइम पास करते हैं। m की पावर 1, m की पावर इधर से देखो a, ओहो ये तो 1 आ गया। l की पावर कंपेयर करते हैं, इधर से कितनी आ गई है? 2 आ गई। इधर से कितनी आई है? 2a, ओहो फिर से a 1 आ गया, मतलब बहुत बढ़िया। t की पावर कंपेयर करते हैं, -2 इज इक्वल टू -b, ओहो b की वैल्यू क्या आ गई है? 2, ओहो तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। कहां दिखाई दे रहा है? चौथा वाले सवाल में तेरे को दिखाई दे रहा है, मतलब आंसर में देख ले भाई। चले 15 बच्चे चल ले, क्या थोड़े से बच्चे तुरंत कर लेते हैं। चलिए शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड जानता है ना? बीच में कहीं बोर्ड आप करने हो तो तेरे को नहीं देखना है, शिफ्ट कीबोर्ड पे ऊपर शिफ्ट होगा और फॉरवर्ड दोनों को प्रेस करने का, वीडियो कचाक से आगे खिसक जाएगा, है कि नहीं? शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड, उससे कि जो भी तेरे को लगे कि ये टाइम पास हो रहा है, बेकार चीज है, तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड दबा, शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड दबा, है कि नहीं? बाकी तो समझदार है, वीडियो को तेज रफ्तार से भी चला सकता है, जैसे 1 की स्पीड चल रहा है तो 1.5 से भी देख सकता है। तेरे पे डिपेंड करता है कि तेरे को कितना फास्ट समझ में आता है ना? ऐसे बता दिया तेरे को कि तेरे को कहीं ना कहीं काम आएगा। 15, ठीक है? 15 Theory of relativity reveals that mass can be converted into energy. Energy are obtained is proportional to certain power of mass and speed. अच्छा, guess the relation between, मतलब बोल रहा है कि E जो है वो M और C पे डिपेंड करता है, तो हमने मान लिया भाई सम कांस्टेंट इनटू M की पावर A और C की पावर B मान लिया। हमको क्या चाहिए? A and B चाहिए ना यार। ओहो, E एनर्जी यानी mLT -2 into L, ml स्क्वायर हो गया, ये मास है तो m की पावर a, c क्या है? c स्पीड है, स्पीड क्या हो जाएगा? l/t यानी पावर -1 की पावर b। आओ कंपेयर करते हैं, m की पावर 1 यहां से आ गया है a, ओहो a की वैल्यू तो 1 आ गई, l की पावर यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे आ रही है b, ओहो b की वैल्यू क्या आ गई है? 2 आ गई। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, यहाँ से आ रही है t की पावर -2 इज इक्वल टू -b, यानी b की वैल्यू 2 आ रही है, तो E इज इक्वल टू k की वैल्यू, हालांकि हम k यहाँ से पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1 आता है। E इज इक्वल टू mc² सुने हो कभी? m की पावर 1 c की पावर 2, E इज इक्वल टू mc², आइंस्टीन साहब की इक्वेशन होगी। हालांकि वो डेल्टा mc² क्या अपन पढ़ेंगे भाई, मॉडल में पढ़ेंगे, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत क्या पढ़ेंगे। बाकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे सिलेबस में नहीं है। टीवीएफ पे आपने वो जो है डेविड एस वर्मा देखा होगा, मतलब कभी देखा हो तो आपको थोड़ा याद आएगा, है ना? डेविड एस वर्मा, डेविड आर डी शर्मा 10th वाली आर डी शर्मा याद होगी। ये डेविड टीवीएफ जानते हैं, द वायरल फीवर। नहीं देखने का अभी जाके नहीं देखने का ये सब, है ना? ऐसी मास्टर को याद आया तो बता दिया, ऐसा नहीं तो पैरेलल टैब खोल ले और टीवीएफ, ये सब बिल्कुल नहीं देखना है आपको, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ही अभी ध्यान देना है। जब आप कॉलेज जाएंगे तो सब देखना, इतना देखना कि मतलब जो है फिर मतलब तेरा मन ही भर जाएगा। 4 साल में इतना तो ये सब देख लेगा जी कि तेरा मन ही भर जाएगा। चलिए 16 पे चलते हैं अपन, है ना? अभी अपने को मेहनत करनी है ताकि अपन कॉलेज में पहुंच पाए, कॉलेज में पहुंचेंगे तभी ना देखेंगे। I is current, ओह बहुत बढ़िया। Current R is the resistance, V is the potential difference across the end है। According to Ohm's law, product of these two quantity equal to third है। Obtain the Ohm's law from dimensional analysis, then ओह V is equal to IR, Ohm's law हम सब जानते हैं, V is equal to IR, ये वैसे जानते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि यहाँ से हमको प्रूव करके बताइए। क्या प्रूव करके बताइए? कि अच्छा डायमेंशनल फॉर R and VR दिस है, R and VR दिस, मतलब R की डायमेंशन सवाल में क्या दी है? R की डायमेंशन तुमको दी है ml²
I माइनस 2 टी की पावर माइनस 3। ओहो हो, अच्छा भाई साहब, और b की क्या दी है? b की तेरे को डायमेंशन दी है ml स्क्वायर ml स्क्वायर, बहुत बढ़िया, t की पावर माइनस 3 i की पावर माइनस 1। ओहो हो, हमको नहीं पता जी, हमको ये नहीं आता है। हमने मान लिया कि i जो है वो b की पावर a और r की पावर b पे डिपेंड करता है, कि कुछ कांस्टेंट मान लो, क्या वो हम निकाल ही नहीं सकते डायमेंशन से, तो हमने मान लिया i इज इक्वल टू b की पावर a r की पावर b, है ना, क्योंकि i की नहीं दी है, b और r की दी है, तो i किस तरह से वेरी कर रहा है वो पता कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा m0 l0 t0 i1, ये क्या हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 3 i माइनस 1 की पावर a, और r क्या है लाला? r है m l स्क्वायर i माइनस 2 t माइनस 3 की पावर r की पावर b। क्या हमको ये जो है m की पावर 0, यहाँ से m की पावर क्या आ रही है a, और यहाँ से m की पावर क्या आ रही है b, यानी a प्लस b क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई साहब। अच्छा, l की पावर क्या आ रही है? 0, l की पावर 0 आ रही है। इधर l की पावर क्या आ रही है? 2a आ रही है। क्या आ रही है? 2a आ रही है। यहाँ से क्या आ रही है? 2b आ रही है। तो खैर वही बात आ गई, यहाँ से भी कि a प्लस b इज इक्वल टू 0। t की पावर क्या है? 0। यहाँ से t की पावर क्या आ रही है? माइनस 3a आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? और यहाँ से माइनस 3 है, तो फिर से क्या a प्लस b इज इक्वल टू 0 आ गया। हमने कहा हाँ। अब यहाँ पे आ जाइए, i की पावर 1 है। क्या है? i की पावर 1 है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ a, और यहाँ पे i की पावर आ रही है माइनस ऑफ 2b। i की पावर माइनस ऑफ a और b जो है माइनस ऑफ 2b, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो a प्लस b इज इक्वल टू 0 मिल रहा है तुमको, और 1 मिल रहा है। मान लो कि भाई ये आ गया अपने पास, दोनों को ऐड कर लेंगे आप, मतलब जो भी आपको करना है कि भाई a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 1, है कि नहीं यार? अच्छा भाई ऐसा, अच्छा बहुत बढ़िया। इस इक्वेशन को 2 मान लो, इसको 1 मान लो, 2 माइनस 1 कर लें तो ये कट जाएगा, है ना? तो ये जो है 2 माइनस 1 करोगे तो b इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। b माइनस 1 आएगा ना, तो a 1 आ जाएगा, तभी आंसर 1 आएगा। तो जरा ध्यान से देख, i इज इक्वल टू b की पावर 1 इंटू r की पावर माइनस 1, है ना? तो b यहाँ से क्या आ गया? i इज इक्वल टू v बाई r, b इज इक्वल टू i r, v इज इक्वल टू i r। यही ओम्स लॉ है भाई, लेना है तो लॉ, वरना मत लो, है ना? लॉ क्या होता है? अच्छा, आपने 10th तक थ्योरम सुनी होगी, मतलब बहुत सारे मतलब पोस्टुलेट्स सुने होंगे, आपने प्रॉपर्टीज सुनी होगी, है कि नहीं यार? बहुत सारी चीजें सुनी है। लॉ आपने लॉ भी सुना, आपने ग्रेविटेशनल लॉ भी सुना है। लॉ क्या चीज होती है, अलग क्या होता है? थ्योरम, इन सब में डिफरेंस भी होता है क्या? कुछ होता है। लॉ मतलब वो चीज होती है जिसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता है। तो फिर क्या गलत है ग्रेविटेशनल लॉ? नहीं, वो प्रैक्टिकल प्रूफ होता है, यानी आप इसको प्रैक्टिकली साबित कर सकते हैं, गणित से उसको कोई साबित नहीं कर सकते। वैसे चीज को प्यार से लॉ बोलते हैं। फिजिक्स में जहां भी आप लॉ की बात करते हैं तो अपन जो है मतलब उसका प्रैक्टिकल प्रूफ होता है। तो प्रैक्टिकली चीज सही है तो फिर प्रैक्टिकल प्रूफ जो है लेबोरेटरी में जाके किया जा सकता है ना, फिर वो बात तो सही हुई है ना। बहुत बढ़िया, है ना? बहुत शानदार। और कौन सा सवाल था ये? 16 था। 2-3 सवाल बचे हैं, थोड़ी की रफ्तार से कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखें। हाँ, 17वें सवाल पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है 17वां सवाल? 17वां सवाल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड लोड, टेंशन F एंड द स्प्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ। बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है इन सब पे डिपेंड करती है, तो हमने F लिख दिया। जो किन पे डिपेंड करती है वो सीधा K इनटू में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। किस किस पे डिपेंड कर रही है भाई? डिपेंड ऑन द लेंथ बिटवीन द नोड्स, तो मैंने कहा लेंथ की पावर a मान ले। और किस पे डिपेंड कर रही है? टेंशन F। बोल रहा है कि टेंशन जो है वो b बोल दिया भाई साहब। एंड मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ m है, m इज मास पर यूनिट लेंथ c है ना? m बेसिकली क्या है? मास डिवाइडेड बाय लेंथ है। ओहो,
बहुत बढ़िया भाई साहब। फ्रीक्वेंसी क्या है बेसिकली 1 अपॉन टाइम पीरियड है, तो इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो m0 L0 t की पावर -1 के कांस्टेंट है। लेंथ बेसिकली तो L की पावर a ही आ गया, आया कि नहीं आया। और t f इज टेंशन है तो वो फोर्स हो जाएगा mlt -2, टेंशन एक फोर्स होता है। हालांकि आप एनएलएम में जाके पढ़ेंगे तो धागा वगैरह को खींचते हैं ना, स्प्रिंग वगैरह को ऐसे खींच लेंगे, मान लो किसी चीज को इसको ऐसे खींच लेंगे तो इनके अंदर एक टेंशन टाइप का, टेंशन मतलब वो दिमागी वाला टेंशन नहीं, दूसरे टाइप का एक फोर्स होता है टेंशन पर, कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपन पढ़ लेंगे। अच्छा भाई एफ हो गया, ये क्या है मास पर यूनिट लेंथ है, तो मास का m हो गया, लेंथ का l हो गया है ना, तो ये m l की पावर -1 है, ये पावर b हो गई है, m l की पावर -1 c हो गया। अच्छा लगा अपने को, आओ कंपेयर करते हैं, आओ कंपेयर करते हैं। 0 इज इक्वल टू b m की पावर b और यहाँ से m की पावर आ गई है c, यानी b प्लस c इज इक्वल टू 0। m l t की पावर कंपेयर करते हैं, अच्छा l की पावर भी कंपेयर कर सकते हैं, l की पावर इधर से 0 आ गई है, सॉरी मैंने क्या m की पावर कंपेयर की, हाँ m की पावर 0, m की पावर b प्लस c। अब l की पावर कंपेयर करते हैं, l की पावर 0 हो गया, यहाँ से l की पावर a आ जाएगी और यहाँ से l की पावर b आ जाएगी और यहाँ से l की पावर -c आ जाएगी, तो b प्लस c, हाँ तो ये हो गया, बहुत बढ़िया, एक रिश्ता आ गया। और t की पावर कंपेयर करते हैं, -1 इज इक्वल टू t की पावर कहाँ से आएगी, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यानी -2b आ गया है, तो b की वैल्यू आ गई है हाफ की, कितनी आ गई है हाफ, b की वैल्यू हाफ आती है, मेरे को c की वैल्यू -1/2 दिखाई देगी, है ना। अच्छा मतलब b और c बराबर है तो b - c 0 हो गया, इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, मतलब b की वैल्यू हाफ हो गई है ना, और c की वैल्यू -1/2 है, तो ये वैल्यू जो है 0 नहीं होगा, 0 इज इक्वल टू a प्लस हाफ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हाफ, है ना। तो a की वैल्यू क्या आ गई है, जरा ध्यान से देखो, तो ये 1 हो गया है, तो ये -1 हो जाएगा a। तो अब तेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी पता है, फ्रीक्वेंसी हो गई है k और l की पावर क्या हो गई है, l की पावर a थी ना, हाँ l की पावर -1, ओहो। और क्या पूछा तुझसे, मतलब जो है फोर्स की पावर b, b की वैल्यू क्या है हाफ है, और m फोर्स मास पर यूनिट लेंथ की पावर जो है वो -1/2 है। जरा ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है k/l और ये लिखा हुआ है √f और ये लिखा हुआ है m, है ना, है ना, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। आगे जाके आप ऐसे तो k की वैल्यू भी आप पता कर पाएंगे, k की वैल्यू 2 पाई कुछ होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये अपन जब पढ़ेंगे ना स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव पढ़ेंगे तो पता कर लेंगे। अभी तेरे लिए हो गया क्या कि अभी तू आंसर दे कि k/l √f/m हो गया फोर्स है, और ये मास पर यूनिट लेंथ है। अच्छा लगा तेरे को, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। आगे बढ़ लें क्या, ये कौन सा सवाल था जी, ये था, आइए मार्कर देख लेते हैं कौन सा चल रहा है। चलिए ये सवाल था तेरा 17, बढ़ते हैं 18 पे। साफ हो जा भाई, कल ही कर रहे हो यार। अच्छा चलिए बस आप देखते हैं 18। टेस्ट इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर डायमेंशनली करेक्ट। हमने कहा टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट करना, टेस्ट का मतलब राइट हैंड साइड का डायमेंशन, राइट हैंड साइड का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, है कि नहीं यार। और वैसे इक्वेशन में हो तो प्लस माइनस के बीच में जो भी लिखा हो ये राइट का क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए, है कि नहीं। यही जो टेस्ट करते हैं ना अपन डायमेंशन, तो क्या अपन टेस्ट कर लेंगे। मैं तेरे को है ना ऑप्शन ए टेस्ट करके बता रहा हूँ, बाकी तू कर लेगा यार, कोई बहुत टफ चीज है नहीं। मैं तेरे को ऑप्शन ए करके दिखा रहा हूँ, ऑप्शन ए करके दिखा रहा हूँ, मतलब ए में क्या है जो भी है। बोल रहा है h इज इक्वल टू 2s cos थीटा, 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर। ये आइटम क्या है, मैंने कहा ये हाइट, पता नहीं कुछ राइज वाइज कैपिलरी राइज वगैरह पढ़ेंगे फ्लूइड में जाके, बड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा इसकी डायमेंशन तो लेंथ की हो जाएगी, यानी m0 L1 T0। इधर जो आइटम है 2 है और cos थीटा है, इनकी तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ऊपर वाला जो है वो है क्या, सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन दिया होगा भाई, तो तेरे को सवाल में देना चाहिए क्योंकि तू नहीं जानता। सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन बेसिकली अभी हालांकि हमने पीछे की बात की थी, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, यानी mlt-2 डिवाइडेड बाई l, यानी mt की पावर -2, यानी mt की पावर -2 ऊपर हो गया है, ठीक है। और नीचे है रो जी आर, रो इज डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास
मास m हो गया, वॉल्यूम हो गई तेरे l की पावर माइनस t, रो इज एक्सेलरेशन यानी कि mlt माइनस 2 to lt माइनस 2 और r इज लेंथ l और t की पावर माइनस 2 से माइनस 2 कट गया, m से m कट गया, l से l स्क्वायर हो गया, तो ये बचा तेरे पास 1 अपॉन l की पावर माइनस 1, तो उधर गया तो l आ गया। हाँ तो वैसे में ना ये इधर भी l है इधर भी l है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि राइट हैंड साइड का डायमेंशन लेफ्ट हैंड के साइड के डायमेंशन के बराबर है। उम्मीद है कि तू b वाला पार्ट यानी b इज इक्वल टू अंडर रूट p बाई रो अंडर रूट ऑफ p बाई रो क्या ये कर लेगा। एक इधर आंसर आना चाहिए लेंथ बाई टाइम, क्या आना चाहिए लेंथ बाई टाइम, m0 l1 t माइनस 1। अगर इधर का भी तूने प्रूव कर दिया कि यही आएगा तो फिर सही है। कैसे प्रूव करेगा, प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का तेरे लिए होता है फोर्स अपॉन एरिया यानी mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर और डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास का m हो गया, वॉल्यूम का क्या हो गया है l क्यूब ऊपर चला जाएगा। तो ये जो है तेरे पास ये कट गया और ये कट गया, तो ये l स्क्वायर आएगा, ये t माइनस, तो बाहर की तरफ आया l माइनस 1 t नहीं l प्लस 1 और t माइनस 1। इधर भी है क्या t कौन सा आ गया है, हाँ यहाँ पे जो लेंथ बाई टाइम है t माइनस 1 है भाई, अरे स्पीड है ना यार, तो वो तेरे पास लेंथ बाई टाइम हो गया t की पावर माइनस 1। क्या राइट हैंड साइड का डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, मैंने कहा b के लिए चेक कर देगा क्या, तो c के लिए कर देगा, प्लीज कर देना प्लीज, c के लिए चेक कर लेना। उसी तरह से क्या तो d के लिए भी चेक कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। राइट हैंड साइड का डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन मैच हो रहा होगा तो तेरे लिए ये जो है डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप बाकी चारों ऑप्शन में ऐसा पाएंगे कि जो राइट हैंड साइड की डायमेंशन है वो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन के सेम है, तो बिल्कुल मतलब जो है इसको टेस्ट करना आपके लिए कोई टफ चीज नहीं रहेगी। बिल्कुल आपको चेक करना है कि आप लास्ट सवाल को पढ़ लें, कहाँ काफी टाइम हो गया है, तुरंत हमको जो है लास्ट वाले सवाल पे बढ़ लेना चाहिए। जल्दी भाई सर टाइम पास ना करते हैं, सवाल करते हैं। 19 वाला सवाल, लेट x and a be the same for the distance integration of, ऐसा सवाल हमने कोई एक सवाल पहले किया था, मैंने कहा पहले एक सवाल हम कर चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सांप देख के डरना नहीं, तू बिल्कुल इसमें मतलब भोपाल कर देगा, तेरे को बहुत समझ में आएगा। ऐसे देख के डरने का नहीं, पता नहीं क्या लिखा है ना। dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय a sin inverse of x by a, sin inverse of x by a। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट होगी तो डायमेंशनली करेक्ट तब होगी जब ये डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम हो जाए भाई साहब। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वांटिटी होनी चाहिए डायमेंशनलेस, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर का जो भी रायता होता है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ थीटा, साइन इनवर्स ऑफ थीटा में थीटा जो डायमेंशनलेस होगा, इसका मतलब जो है x का डायमेंशन और a का डायमेंशन सेम होगा, तभी तो रेशियो लेंगे तो 0 डायमेंशनलेस आ जाएगा। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो 1 बाई a की डायमेंशन हो जाएगी 1 बाई x का डायमेंशन, है ना। तो ये जो भी है x की डायमेंशन की पावर -1 रहेगा, इस तरह का रहेगा। इधर आप देखो तो ये x है, dx मतलब स्मॉल चेंजिंग x है, छोटा सा चेंज dx। वैसे पढ़ेगा तू, पढ़ेगा बेसिक मैथमेटिक्स में आगे जाके कैलकुलस पढ़ेगा तो परेशान करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर छोटी सी लेंथ है तो उसका डायमेंशन भी x ही हो जाएगा। a तो खुद ही x की सेम टाइम मतलब ये अगर लेंथ है तो ये भी लेंथ है, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की डायमेंशन भी x स्क्वायर की डायमेंशन सेम होगी। रूट लेंगे तो बाहर की तरफ क्या आ जाएगा x, तो ऊपर तेरे पास x का डायमेंशन है, नीचे भी x का डायमेंशन का स्क्वायर, x का डायमेंशन का स्क्वायर, तो डिफरेंस लोगे तो x की डायमेंशन का स्क्वायर ही तो आया मेरे, अरे यार। और रूट लेगा तो बाहर की तरफ क्या आएगा x का डायमेंशन, ऊपर भी x कट गया भाई साहब, x की पावर क्या आ गई 0 आ गई भाई साहब। लेफ्ट हैंड साइड में तेरे पास x की पावर 0 और इधर है x की पावर -1। क्या ये दोनों सेम बातें हैं? मैंने कहा नहीं। अगर ये लेंथ हुआ तो ये होगा लेंथ की पावर 0 यानी लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और ये 1 बाई l आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्या दोनों बातें सेम है? मैंने कहा नहीं। अगर दोनों सेम नहीं है तो क्या बोलेगा कि ये इक्वल टू ये सही बात है? मैंने कहा नहीं, हमको करना नहीं आता ये इंटीग्रेशन अभी, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन ये नहीं होगा। काहे? क्योंकि अगर ये डायमेंशनली गलत है तो पक्का ही गलत होगा। ये बातें जानते हैं ना अपन कि कोई चीज अगर डायमेंशनली करेक्ट इनकरेक्ट हो तो वो पक्की गलत होगी, इस बात की गारंटी। लेकिन हाँ, डायमेंशनली अगर करेक्ट हुई तो सही हो सकती है, पक्की गलत होगी उसकी मतलब पक्की सही होगी उसकी गारंटी हम लोग नहीं देते हैं ना।
हाँ, अगर इक्वेशन सही हुई तो फिर वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी और वैसे भी सही होगी। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो इस तरह से हमने जो है एससी वर्मा का पूरा डिस्कशन जो है इंक्लूडिंग मतलब एग्जांपल से खेला शुरू करते हुए एक्सरसाइज के लास्ट वाले सवाल तक पूरा किया है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पहले इनको बहुत ईमानदारी से सॉल्व करें, देन उसके बाद उसको जो है सॉल्यूशन, उसका वीडियो सॉल्यूशन देख ले, होमवर्क को पूरा करें। भाई साहब, बगैर होमवर्क के काम चलने वाला नहीं है। थोड़ा सुनने में और करने में खराब लगता है, लेकिन हाँ मतलब करना तो चाहिए अपने को, क्योंकि अपने को पता है कि बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, है ना, जो बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं वो फिर सक्सेस पाते हैं। और आप तो वैसे भी बहुत होनहार बालक हैं, आप चौथी पांचवी में कंपटीशन को फाइट करते हुए नवोदय में सिलेक्ट हुए थे, देन उसके बाद फिर से क्रीम, मतलब आप अपने जिले की क्रीम थे, तो फिर यहाँ पे सिलेक्ट होके आए हैं। तो क्रीम आउट ऑफ क्रीम आप बालक हैं, लेकिन आपको ये क्रीम के गुण तो है ही सही, इसका मतलब आप में टैलेंट है, लेकिन आपको साथ ही साथ जो है मेहनत भी करते रहना है। ठीक है, तो अपन इस खेला को यहीं पे मतलब एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।